Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सबको good morning. Good morning, sir. Morning. चलो, तो आज मकर संक्रांति है ना? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो व्यवस्था है क्या? गुड मॉर्निंग सर। अभी तो सब आइए ना गुड सर, मॉर्निंग। व्यवस्था है। अभी तो सब कोई सो के ही उठे होंगे मेरे ख्याल से। सुबह सुबह Yes, sir. सुबह सुबह क्लास लग गई नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग में क्लास करने से फ्रेश रहोगे, है कि नहीं? फिर टेंशन नहीं रहेगा ज्यादा। Yes, sir. चलो, अच्छा, क्वेरी आई थी, कोई सिविल गुरुजी देख रहे चैनल क्या यूट्यूब पे? एनी वन ऑफ स्टूडेंट्स अमोंग यू? कोई ट्रैक किया था क्या सिविल गुरुजी चैनल को, वीडियोस वगैरह ऑटोकैड्स के देखने के लिए? कोई नहीं? ओके, चलो चलिए। तो प्रीवियस क्लास में कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टिम्बर, Processing of timber. प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग के बारे में सर। अभी थोड़ा घर पे हूँ, बैकग्राउंड कुछ आवाज आएगा तो इग्नोर करना उसको, ठीक है? अभी लोग मकर संक्रांति मनाने के मूड में हैं लोग, ठीक है? चलो, शेयर द स्क्रीन। So felling of tree we have done na? Methods of felling, seasoning of felling, season of felling and age of felling of tree. तो ये तीन पोर्शन थे हमारे fellings of tree में। I think this is clear to you. felling of tree कब काटेंगे, क्यों काटेंगे, एज कितना होना चाहिए, yes or no? ये चीजें क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए, जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं बोलूं तो टिम्बर से क्वेश्चन आएंगे तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो बेसिकली सीजनिंग मतलब होता क्या है, और पहले भी बता चुका हूँ। सीजनिंग मतलब इम्प्रूव करना टिम्बर को। जिस आपने पहले क्या किया, पेड़ को तो काट दिया, यस और नो? पेड़ को काटने के बाद आप ऐसे ही डायरेक्ट आप उसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए आप डायरेक्टली उसे यूज नहीं कर सकते हो। उसे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, यस और नो? कि आप डायरेक्ट लेके जाओगे उसे तो कम से कम कटाई करोगे, छटाई करोगे, बहुत सारे प्रोसेस होती है। तो उसको कैसे इम्प्रूव करना अपने टिम्बर को, सो दैट वी कैन यूज दोस टिम्बर्स इन कंस्ट्रक्शन और एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स। क्लियर है? आपने बहुत सारी चीज देखा हो, जैसे विनर्स देखा है आपने, जिसको आप लोग सनमाइका बोलते हो, सनमाइका वगैरह देखे हो? Yes, sir. वो भी यस सर। कहाँ से मिलता है Yes, मुझे? sir. वो भी मुझे टिम्बर से ही मिल रहा है। तो उसका एक बनाने का प्रोसेस का वीडियो है, वो कैसे बनता है फैक्ट्री में, मैं उसे शेयर करूंगा यूट्यूब पे, उसको देखना एक बार अच्छे से। और कौन से वुड्स के वो बनेंगे तो अच्छे होंगे। देख, तो सनमाइका वगैरह में वाटर का इफेक्ट नहीं होता, कुछ कुछ अभी आर्टिफिशियल सनमाइका भी आ रहा है। चलो, तो देखते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो बेसिकली सीजनिंग ऑफ टिम्बर में जो मेरा काम होता है,
जैसे कि जब हम पेड़ को कट करते हैं तो उसमें अराउंड 50% मॉइस्चर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम ट्री को न्यूली फेल्ड कट करते हैं तो उस टाइम आपके जो टिम्बर या ट्री में कितना परसेंट मॉइस्चर होता है? 50% के आसपास मॉइस्चर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। कितना परसेंट मॉइस्चर होता है? 50%। 50%. तो ये जो 50% मॉइस्चर है ना, दिस इज डेंजरस फॉर द कंस्ट्रक्शन। ये जो 50% मॉइस्चर है ये बहुत ही डेंजरस है। सपोज आपने पेड़ को कट किया, पेड़ को डायरेक्ट कट करने के बाद आप उसे जो भी शेप एंड साइज देना हो आरएम मशीन में आपने दे दिया, जो कटिंग टूल्स है, और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट यूज कर लिए तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए, जब आपके टिम्बर में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, इसका वेट क्या होगा? वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। Yes, sir. तो अब सोचो, आपने पेड़ को कट किया, आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम लोग पेड़ को कट करते हैं तो उसे वहीं पे छोड़ देते हैं आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। देखो पेड़ वहीं पे कट, वहीं पे छुटा हुआ है। व्हाई दे आर डूइंग सच टाइप ऑफ थिंग्स? रीजन क्योंकि सर उसमें से उसका जो मॉइस्चर मॉइस्चर या जो कंटेंट वाटर रिड्यूस रहेगा हो वो जाएगा निकल जाएगा Yes. सर। रीजन इज दिस 50% मॉइस्चर कंटेंट। अगर क्या होगा, अगर आपने टिम्बर में 50% वाटर कंटेंट अवेलेबल है तो आप टिम्बर को तो वहीं पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, वहीं तो आपका कटिंग टूल्स मशीन नहीं है, आप तो कहीं डिस्टेंस पे लेके जा रहे हो। सपोज आसाम से कोई बिहार ला रहा है टिम्बर, तो इट विल कैसे आएगा वो टिम्बर? थ्रू ट्रक। थ्रू ट्रक आएगा ना? ये सुनो, थ्रू ट्रक आनी है। Yes, sir. एंड ट्रक विल चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर 50% आपका मॉइस्चर, व्हाई द वेट ऑफ द टिम्बर इज वेरी मच हाई, यस और नो, सो दैट आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो इसी कारण से वो लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन तक, ऑब्वियसली आप टिम्बर में छोड़ दोगे बाहर तो पूरा मॉइस्चर डिक्रीज नहीं होगा, जीरो नहीं आ जाएगा, वो कुछ परसेंटेज कम जाएंगे, 15%, 20% के आसपास। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इसलिए आपको मैंने बताया था कि ऑटम वगैरह में नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, जो सैप होता है, जो मॉइस्चर होता है, जो सैप और मॉइस्चर होता है, उसका क्या होता है, ड्रास्टिकली मूवमेंट में होता है। मतलब उस टाइम में ट्री का ग्रोथ करने का टाइम होता है। जिस टाइम ट्री ग्रोथ करता है ना, उस टाइम उसको मॉइस्चर बहुत चाहिए, पानी बहुत चाहिए होता है। तो उस टाइम में पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अगर उस टाइम पेड़ को कट करते हैं तो उसमें आपको मॉइस्चर कंटेंट इससे भी ज्यादा मे भी मिले, अराउंड 60% मिल जाए, ये सुनो। तो उस केस में अगर आप पेड़ को कट करते हो, यू आर इन ह्यूज लॉस। अगर आप कॉमर्शियलाइज करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको बहुत लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आपको कॉस्ट ऑफ टिम्बर ज्यादा निकल के आ जाएगा। तो ये सबसे गलती नहीं करना है। और आप भी जब परचेज करने जाओगे मार्केट में तो आपको एटलीस्ट, अब देखो इसे आप मेजर नहीं कर सकते, आप जब डायरेक्टली जाओगे मार्केट में तो आप इसे पता नहीं चलेगा। हाँ, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इसमें कुछ मॉइस्चर लग रहा है, ये सर नो। अब इनिशियली तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप इस फील्ड में रहोगे आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 और 10 years आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मॉइस्चर से। इसे जैसे देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता होता है कि ये पेड़ हमको नहीं लेना है, तो उनका एक्सपीरियंस है, वो 10 साल 15 साल से वही काम कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया निकल के आ जाता है कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। अब मॉइस्चर ज्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा लगनी है, इसलिए वो लोग पेड़ को कट करके छोड़ देते हैं, सो दैट समहाउ सम मॉइस्चर कंटेंट वहां पे कम जाए, फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर मॉइस्चर पता करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या? अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मॉइस्चर पता करने के लिए, यू कैन सर्च इट। अब मुझे बताइएगा कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मॉइस्चर पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए। सो दिस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ सैप और मॉइस्चर। अब मैंने बार बार सैपवुड की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं सैपवुड की बात कर रहा हूँ, और सैपवुड हमारे काम का होता नहीं है। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ सैपवुड, और ये चीज आपको बनाना पड़ेगा, है ना। टिम्बर एग्जाम में जब आएगा टिम्बर के बारे में लिखने के लिए, तो ये चीज आपको बनानी पड़ेगी, उसकी क्रॉस सेक्शनल।
क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको बनाना पड़ेगा। अब सैपवुड का पोर्शन कौन सा होता है, मैं बार बार दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको। चलिए ये जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज सैपवुड, यस और नो। तो ये पोर्शन हमारा ज्यादा काम का होता नहीं है। ये जो हार्टवुड वाला जो पोर्शन होता है ना, ये हमारे काम को, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी निकल के आती है। और ये इनर बार्क या आउटर बार्क क्यों देते हैं भाई, भी आउटर बार्क क्यों रहता है ट्री में, एनीवन? सर प्रोटेक्शन के को लिए उससे जो एक्सटर्नल प्रोटेक्ट होता है। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे विंड हो गया, अर्थ जहाँ पे बर्फ पड़ती है बर्फ हो गया, और भी एसिड रेन्स वगैरह हो गया, तो वो सबसे बचने के लिए आउटर बार्क पेड़ में होता है, सेफ्टी के लिए। इसे पेनिट्रेट करेगा तो इनर बार्क भी होता है। देन सैपवुड, हर्टवुड, पिथ, और ये दीज आर योर मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज का काम क्या होता है, व्हाट इज वर्क ऑफ मेडुलरी रेज, ये क्या काम करता है? बांध के रखते हैं। ये टोटल जो एनुअल, पकड़ के रखते हैं। हाँ, ये जो मेडुल आपका जो रिंग दिख रहा है ना, दिस टाइप्स ऑफ थिंग, इस रिंग्स को पकड़ के रखता है, सो दैट इसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो ज्यादा निकल के आएगी, और ये ज्यादा ड्यूरेबल होगा। अगर इसमें से कोई भी एक कम होगा तो उसकी, अगर मेडुलरी रेज है तो स्ट्रेंथ ज्यादा पकड़ के रख रहा है, अगर मेडुलरी रेज नहीं है दैट मींस उसका स्ट्रेंथ कम निकल के आएगा, ड्यूरेबल कम होगा एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ। तो इसको क्रॉस सेक्शन को ध्यान में रखना है ना। इस क्रॉस सेक्शन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जामिनेशंस में, और पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर, डिस्क्राइब इट्स क्रॉस सेक्शंस एंड इट्स एलिमेंट्स। तो सैपवुड डिफाइन करना पड़ेगा, हर्टवुड, पिथ क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द टिम्बर। अब अगर ट्री का एज ज्यादा हो गया तो ये पिथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ब्लैक टाइप का दिखेगा, तो ये इसकी भी स्ट्रेंथ कम निकल के आ जाएगी। तो हमको एक, आपका ट्री जब मैच्योरिटी पीरियड में चला जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उस केस में हम लोग कट करते हैं, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, काम देगा एग्जामिनेशंस में आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर फिर से। तो ये सब चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से आप। चलो नेक्स्ट, दिस प्रोसेस ऑफ ड्राई ऑफ टिम्बर इज नोन एज सीजनिंग। तो सीजनिंग का एक्चुअल मतलब पता चल गया कि जो मॉइस्चर कंटेंट हमारा है उसको निकालना के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीजनिंग बोल देते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो कोई भी इंजीनियरिंग पर्पस में आपको यूज करना हो तो पहले हमको ये जो वाटर है, जो सैप है, आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, wood being a hygroscopic material attains a level of equilibrium moisture content under the given climatic condition of temperature and relative humidity। अब ये क्या बोल रहा है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, किसी को आइडिया है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल? जो आपका वुड है एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, आपका जो सॉइल है हाइग्रोस्कोपिक सॉइल होता है वहां पे। तो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता क्या है, और ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड करे या कंटेन करे, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक किसको बोलेंगे, जो वाटर को होल्ड करके रखता हो या अपने अंदर स्टोर करके रखता हो, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। ये चीज क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, ये जब आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे वहां भी ये टाइप का हाइग्रोस्कोपिक सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है तो उसको भी हमको देख के चलना है, क्योंकि ये वाटर कंटेंट करेगा ही करेगा। अब बहुत सारे ऐसे वुड हैं जो वाटर अगर ऑब्जर्व कर लिया तो आफ्टर सम टाइम्स उसमें डिफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, केमिकल्स अटैक्स हो जाएगा, इंसेक्ट्स अटैक्स हो जाएगा, बिकॉज वो सब सारे इंसेक्ट्स वाटर के प्रेजेंस में ही डेवलप होते हैं। बबलू कुमार, कौन है ये बबलू कुमार, कौन है जी बबलू? लेटरल एंट्री है क्या ये? लेटरल एंट्री है सर। क्लास करना आपको तो आराम से कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोग आ जाते हैं क्लास करने के लिए। चलो सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सीजनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ सीजनिंग द एक्सेस वाटर of timber is extracted in such a way that
the moisture content of the seasoned timber corresponds to that required to attain equilibrium conditions. तो हमको ऐसे moisture content पूरा भी हमको नहीं निकालना है, पूरा 50% के आसपास moisture content रहता है, तो मुझे पूरा 50% moisture content नहीं निकालना। अगर 50% पूरा moisture content निकाल देंगे तो क्या होगा? Anyone? अगर मैं पूरा moisture content ही निकाल दूं क्या होगा? क्या आपके टिम्बर में क्या डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा? ब्रिक फट सर जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी सर। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आएगी। ओके, और सर लाइक कि उसमें हम किसी अगर क्या बोलते हैं अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो वो सर उसका जो जिसके लिए हम कनेक्शन और ज्वाइंट के लिए जिस शेप में उसको रखना था वो प्रॉपर शेप नहीं आएगा सर उसका। ओके, एक्चुअली जब पूरी ड्राई कर देंगे ना तो उसमें एक टेंडेंसी होगी वाटर को ऑब्जर्व करने की। यस और नो? सपोज एक इंसान है, अब सपोज डेली 4 रोटी खाता है, ठीक है, अब उसे तुम खाना ही नहीं दोगे, क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ कम जाएगा। या 4 रोटी वो खाता है, उसे तुम 20 रोटी खिला दो, क्या होगा? तो भी उसका बैंड बच जाएगा। यस और नो? तो एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट में मॉइस्चर आपके टिम्बर में होना चाहिए, सो दैट वो इन्वायरमेंट से और आसपास में जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उससे फाइट कर सके। क्लियर है? तो पूरा 100% भी नहीं निकाल सकते हैं, और पॉसिबल भी नहीं होगा निकालना। कुछ ना कुछ सपोज बारिश हुई, और इस केस में क्या होगा? आपने जैसे सीमेंट की बात करते हो, सीमेंट में क्या होता है? अगर आपने वाटर कंटेंट कम दिया है तो क्या होगा? आपने जब मोटर लगाएंगे तो क्या करेगा? मोटर से पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। यस और नो? यस सर। अगर आप जैसे ब्रिक की भी बात करते हैं तो ब्रिक को क्या करते हैं? ब्रिक में कंस्ट्रक्शन यूज करने से पहले 24 घंटे पानी के अंदर डुबो करके रखते हैं। हाँ सर भिगो के रखते हैं। अगर वो पानी के अंदर डुबो के मैं नहीं रखूंगा, उतना उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ब्रिक वर्क में, अगर नहीं करोगे तो वो जो मॉइस्चर आप जब मोटर लगाओगे या फिर ढलाई वगैरह करोगे, अगर ढलाई तो नहीं तो प्लास्टिंग वगैरह करोगे, तो प्लास्टर का जो सीमेंट है उससे पानी ऑब्जर्व कर लेगा। अब उससे जब पानी ऑब्जर्व कर लेगा तो आपका जो मोटर है उसका स्ट्रेंथ कम निकल के आ जाएगा। इसी कारण से हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ऑलरेडी ये सब सारा एनालॉजी, एक दूसरे के मटेरियल सब देख लो, ब्रिक पढ़े, सीमेंट पढ़े, मोटर पढ़े, सब में एक ही प्रोसेस चल रहा है। यस और नो? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्या है? So by this process of seasoning, the excess water of timber extracted in such a way that so attain the equilibrium condition आपको achieve करना पड़ेगा. So moisture in the timber can be present either in cells cavities or in cell walls. अब ये जो मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है टिम्बर में, कहाँ पे अवेलेबल होता है? मैं अगर तुमसे पूछूं कि टिम्बर में जो मॉइस्चर जो पानी होता है कहाँ पे छुपा रहता है, तो कहाँ पे छुपा रहता है? सेल कैविटीज में या फिर सेल वॉल्स में। अब ये आपको दिखेगा ऐसे? दिखेगा नहीं आपको। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे देख लो टिम्बर है, दीज आर द फ्री वाटर्स और कैविटी वाटर्स, और ये आपका बाउंड वाटर है। तो हम लोग सीमेंट में भी पढ़े थे, फिर से रिकैप करता हूँ, सीमेंट में कितने टाइप्स के वाटर होते हैं? सीमेंट में कितने टाइप्स के वाटर होते हैं? सर 3 टाइप का। कौन कौन सा? जेल वाटर, सर जेल वाटर, कैपिलरी वाटर, जेल वाटर, और- कैपिलरी वाटर, और कौन सा? कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर। तो इसमें आपको जो स्ट्रेंथ के लिए जो यूज होगा, जो कि रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, कौन सा पानी यूज होता है? कौन सा पानी यूज होता है? कंस्ट्रक्शन वाटर सर। दिस कंबाइंड वाटर। और ये कंबाइंड वाटर सर। और ये कैपिलरी वाटर का क्या काम होता है? ये क्या है? ये डेंजरस है हमारे लिए। कैपिलरी वाटर ये क्या करता है? एक्सेस अमाउंट वाटर होता है, जितना चाहिए, कितना परसेंट चाहिए होता है सीमेंट को टोटल हाइड्रेशन कंप्लीट करने के लिए? कितना परसेंट पानी चाहिए सीमेंट? 38% सर। टोटल 38% चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो कौन से वाटर में काउंट होगा? कैपिलरी वाटर में, जो कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो आपके स्ट्रक्चर्स में वर्ड्स वगैरह दिखेंगे। तो ये सब चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, सो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? When timber is seasoned, it starts losing moisture content. Free water is evaporated first, and point at which cells cavities no longer
contains free water termed as fiber saturation point. ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि fiber saturation point किसको बोलते हैं. तो fiber saturation point किसको बोलेंगे? When timber is seasoned, it starts losing moisture content. Free water is evaporated. जो भी ये free water है ना, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो फ्री वाटर है, जैसे जैसे हम सीजनिंग स्टार्ट करेंगे, फ्री वाटर क्या हो जाएगा? इवोपरेट कर जाएगा. फ्री वाटर फर्स्ट एंड द पॉइंट एट विच सेल कैविटीज नो लॉन्गर कंटेन्स फ्री वाटर. और जो सेल कैविटीज है, एक ऐसा पॉइंट आएगा फ्री वाटर नहीं रखेगा. इस पर्टिकुलर जब आपका सेल कैविटीज के अंदर में फ्री वाटर अवेलेबल नहीं होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम लोग? उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोल देते हैं? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट. क्या बोलते हैं? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट. तो इसको हम बोल सकते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके टिम्बर में फ्री वाटर अवेलेबल नहीं होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट. क्लियर है? क्लियर है चीजें ये? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट किसको बोलेंगे? नेक्स्ट, आफ्टर फाइबर सैचुरेशन पॉइंट has been reached, the tendency of shrinkage appears in the timber, which is proportional to loss in bound water. अब ये shrinkage क्या होता है, कोई बताएगा क्या? ये बोल रहा है कि after saturation point has been reached, the tendency of shrinkage appears in the timber. तो जैसे हम fiber saturation point achieve किए, fiber saturation point मैंने achieve किया, इसका मतलब क्या हुआ कि free water जो है मेरे सिस्टम में अब नहीं है. उस पर्टिकुलर केस में श्रिंकेज अपीयर हो जाता है. श्रिंकेज क्या होता है? एनीवन? सर अपना शेप से बाहर हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा सर वो. आपकी जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक कर जाएगी. मतलब श्रिंक कर जाएगी कहने का मतलब, सपोज आपका टिम्बर का साइज पहले ये था, तो आपने जैसे ही फ्री वाटर मतलब फाइबर सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा, तो उस केस में आपका जो टिम्बर का शेप है इट में डिक्रीज और श्रिंक कर जाएगा जो भी एक्स अमाउंट से. क्लियर है? क्लियर है? तो उस श्रिंक कर जाएगा. इससे भी आपका क्या होगा? वेट कमेगा इसका, और एक्चुअल शेप फिर आफ्टर श्रिंकेज जो होगा वो होगा. अगर आपने मान लो कि पानी वाला टिम्बर ही आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम जब ये फाइबर सैचुरेशन पॉइंट अचीव करेगा, तो उस केस में सपोज आपने कंस्ट्रक्शन में ये टिम्बर लगा दिया रेड वाला, बिना मॉइस्चर कंटेंट हटाए हुए या फ्री वाटर को निकाले हुए या कैविटी वाटर को निकाले हुए, क्या होगा? आफ्टर सम टाइम श्रिंक कर जाएगा. श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा? यस सर. और अगर Yes, आपने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया है, तो इंजीनियरिंग पर्पस में अगर 1-2 सेंटीमीटर का भी इधर उधर होगा तो आपके स्ट्रक्चर्स पे बहुत इफेक्ट्स पड़ेगा. यस और नो? अगर आप एज ए बीम या एज ए कॉलम यूज किए हो तब तो बहुत डेंजरस हो जाएगा. फिर होगा कि नहीं? तो उस केस में आपको इन सब सारी चीजों को ध्यान रखना है. खैर रेदर देन अभी तो बहुत कंस्ट्रक्शन कम हो गया है. पहले जमाने में टिम्बर से बहुत कंस्ट्रक्शन होते थे. पहले जमाना में लोग जनरली लकड़ी के घर ही होते थे. देखते थे पुराने घरों में जो एज ए बीम या फिर रूफ सपोर्ट के लिए, हम लोग क्या यूज करते थे? टिम्बर ही यूज करते थे. ठीक है? पुराने जिसके घर होंगे उनको पता होगा. नेक्स्ट, अब ये जो टिम्बर की जो सीजनिंग हम लोग करते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग द टिम्बर एट टेम्परेचर कितना डिग्री 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड टिल ड्राई वेट रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमको जो टिम्बर की सीजनिंग करनी है, जो टेम्परेचर को हम लोग ड्राई करेंगे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर 100 से 105, 100 to 105. 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड. एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपको सॉइल में भी आएगा. जब सॉइल मैकेनिक्स हम लोग जब पढ़ेंगे, तो सॉइल में अगर सॉइल की वाटर कंटेंट हमको पता करनी है कि सॉइल में जो हम सॉइल अमाउंट, सपोज आपने सॉइल ले लिया, तो जब सॉइल आप डिग करते हो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है. यस और नो? मॉइस्चर होता है. तो वो मॉइस्चर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको ओवन ड्राइंग करते हैं. क्या करते हैं? ओवन क्या होता है? ओवन एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है जिसमें हम लोग टेम्परेचर देते हैं. जो बेसिकली हमने रेगुलर लैब में अपने ओवन देखा होगा. ठीक है? ब्रिक ओवन में रखते थे सो डेट उसका जो मॉइस्चर है निकल जाए.
तो उसमें हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करके रखते थे 100 से लेकर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। उसी तरीके से टिम्बर को भी हम लोग ड्राई करेंगे विद इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सपोज मैंने टेम्परेचर को 140 कर दिया, 150 कर दिया, उस केस में क्या होगा? तो सर उस केस में सर टिम्बर ज्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर वही सर जो आप बताएं कि स्ट्रेंथ कम हो सकता है, क्रैक्स हो उसका सकते हैं, क्रैक हो उसके सकता है सर ये। उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ये सुनो, हाँ सर, हाँ सर, यस यस। इवन ब्रिक को भी अगर ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो क्लास 4 का ब्रिक मिल जाता है आपको, झामा जिसको बोलते हो, मेल्ट कर जाएगा, तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सेम उसी तरीके से टिम्बर में भी है कि अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया टिम्बर को तो इट में लूज इट्स स्ट्रेंथ, उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ की पर्पस चेंज हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी उसका चेंज हो सकता है। तो उसके जो इंजीनियरिंग आउटपुट से उस पर अफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर और कम कर देंगे तो फिर मॉइस्चर नहीं निकलना है। So seasoning of timber is carried out by the following purpose। अब ये जो टिम्बर की सीजनिंग करते हैं, क्या रीजन है कि हम लोग टिम्बर को सीजनिंग करते हैं? तो दे आर एन नंबर टाइप्स ऑफ रीजन, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन क्या है? टू अलाउ द टिम्बर टू बर्न रेडियली व्हेन यूज्ड एज अ फ्यूल। पहला कि आपने देखा होगा अभी ठंड का टाइम है, लोग लकड़ियां जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? अब बहुत के घरों में लकड़ी से खाना भी बनता है, झारखंड में बहुत सारे देखते होंगे। ये सुनो, लोग जंगल जाते हैं, Yes, लकड़ी sir. को काट के लाते हैं, उसी से उनका खाना बनता है। तो जब हम लोग टिम्बर एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो उस केस में अगर टिम्बर आपका प्रॉपरली मॉइस्चर कंटेंट उसमें अगर नहीं रहा, मतलब मॉइस्चर 0 रहा, तो वो आपका फ्यूल एज ए फ्यूल अच्छा काम करेगा। ये सर नो, अगर लकड़ी भींगा हुआ है क्या वो जलेगा कभी? क्या वो नो जलेगा सर, कभी? सर, नो बोलते सर, हैं नो सर। लकड़ी नहीं जल रहा है तो स्मोक लोग देगा बोलते सर। हैं कि कच्चा लकड़ी है, नहीं जल रहा है। तो उसी तरीके से कि आप अगर एज ए फ्यूल यूज कर रहे हो टिम्बर को तो उसको आपको अच्छे से जला होना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका टिम्बर में मॉइस्चर ज्यादा है तो इट में चार्ज यू ह्यूज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? मॉइस्चर को हटाते हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कम निकल के आएगा। टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड स्टिफनेस, तो अगर आपका मॉइस्चर एक पर्टिकुलर लिमिट में रहा तो आपको आपके टिम्बर की स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, उसकी हार्डनेस अच्छी मिलेगी, स्टिफनेस सही मिलेगी। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट डिके। तो जो डिके होता है, अब डिके मतलब क्या होता है? डिप्रिसिएशन बोल सकते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका डिके हो गया, डिके किसी भी टर्म्स में हो सकता है, बेंड कर गया, डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लिया, आपका दरवाजा लगेगा नहीं, खिड़की लगेगा नहीं, है ना, फिर इंसेक्ट्स अटैक्स हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें होती है, सो दैट उसके लिए हम लोग सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू मेंटेन शेप एंड साइज व्हेन यूज्ड फॉर द इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, तो अगर आपने कच्चा लकड़ी यूज कर लिया वो आपका कॉस्ट तो कम पड़ेगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ये जितने सारे गवर्नमेंट का जो टेंडरिंग होती है उसमें यही करते हैं, लोग सस्ते लकड़ियां लगा देते हैं। अब सस्ती लकड़ी कौन मिलेगा? जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, वो लकड़ी आपको सस्ता मिल जाएगी। ये सुनो, अब वो लकड़ी सस्ता मिल गया तो फिर आपका क्या होगा पता ही है, शेप एंड साइज, आपकी खिड़की लगेगी नहीं। अगर 7 दिन तक खिड़की खुला छोड़ दी, इवन आपके घर में भी यही होता होगा, 7 दिन खिड़की खुला छोड़ दो, अभी के मौसम में या बरसात के मौसम में पता चल जाएगा क्या होता है कि नहीं? तो उस केस में आपको ये सब सारी चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, टू मेक टिम्बर इजिली वर्केबल। अब इजिली वर्केबल और वर्केबिलिटी क्या होता है पता है? वर्केबिलिटी क्या होता है पता है आपको? इजी टू वर्क विथ कॉन्क्रीट। यहाँ पे टिम्बर आपका वर्केबल होगा कब? जब आप टिम्बर के साथ इजिली काम कर सको। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक टिम्बर फिट फॉर रिसीविंग डेकोरेटिव एंड ट्रीटमेंट्स। सो आपका टिम्बर डेकोरेटिव हो, आप उसे रिसीव कर सको, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है एक जगह से दूसरी जगह रखने में, तो वर्केबल आपको पता है। टू मेक टिम्बर सेफ अगेंस्ट द अटैक ऑफ आल्गे एंड फंगी, ये इंपॉर्टेंट है। आल्गे क्या होता है, फंगी क्या होता है? एनीवन? अगर आप लकड़ी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर पानी के अंदर रखोगे क्या होगा? जो फंजाई को जानते हैं सर, अलगाई को नहीं।
सर काय लग जाता है ना ग्रीन ग्रीन कलर का पानी Yes. के अंदर, उसको एल्गी बोलते हैं। तो अब ये आल्गी जो होता है पोटेशियम के प्रेजेंस में ज्यादा होता है। किसके प्रेजेंस में ज्यादा होता है? पोटेशियम। इन्वायरमेंटल में पढ़ोगे सब सारी चीजें। सो ये जो आल्गी होता है पोटेशियम के प्रेजेंस में ज्यादा निकल के तालाब वगैरह में देखे हो कभी पूरा ग्रीन कलर का जलकुंभी जिसको तुम लोग बोलते हो, ये अचानक Yes, सा sir. एक जिस Yes, टाइम sir. बाढ़ आएगा उससे Yes, पहले sir. बहुत Yes, ज्यादा sir. स्प्रेड हो जाएगा और बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सपोनेंशियल वे में ये ग्रोथ करता है। देखे होगे पूरा तालाब भर जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे पोटेशियम के प्राइस पढ़ोगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप। तो अगर आपका जो टिम्बर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर पानी के आसपास में है या पानी कांटेक्ट में, तो वहां पे आल्गी लगने का डर रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ क्रैकिंग, ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग। अब वार्पिंग क्या है तो पता है, वार्पिंग पता है ना, ब्रेक में हम लोग वार्पेज पढ़े थे। क्या होता है वार्पेज? यस सर, वारफेज टेस्टिंग। अगर सर ये ब्रेक रैंडमली है ब्रेक्स को उठाते हैं सर। तो कनकेव या कन्वेक्स है ना, ये आपका वार्पेज निकल के आ जाएगा, बेंड हो जाएगा ना इस तरीके से लकड़ी, तो ये जो डिस्टेंस है उसको वार्पिंग बोलते हैं। तो ज्यादा वार्पेज नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज आप अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो ये सब सारी चीज ज्यादा निकल के आएगी, ट्विस्टिंग वार्पिंग ये निकल के आएगा ही आएगा। उसी वजह से आपकी खिड़कियां और दरवाजे नहीं लगते, ट्विस्ट हो जाता है आपका टिम्बर, या फिर वार्पेज हो गया, बेंड हो गया कनकेव और कन्वेक्स में, तो उस केस में तो ये सब सारे डिमेरिट्स आएंगे अगर आपने सही से सीजनिंग नहीं करी हो तो। अगर सही से सीजनिंग की हो तो कोई इशू ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कैन बी डन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो टिम्बर की सीजनिंग दो तरीके से करते हैं, एक नेचुरल सीजनिंग होता है और एक आर्टिफिशियल सीजनिंग होती है। तो नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? नेचुरल सीजनिंग क्या होता है? प्रकृति है ना, काट Yes, sir. करके प्रकृति में छोड़ दो। तो ये जो नेचुरल सीजनिंग होती है इसमें मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर होता है। और अगर मैं नेचुरल सीजनिंग करता हूं तो इसमें एटलीस्ट 2 to 3 साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? टाइम रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर सीजनिंग इज मोर, अराउंड 2 to 3 years लग जाएंगे अगर मैं नेचुरल सीजनिंग करता हूं। मतलब छोड़ दो एनवायरमेंट में, पानी पड़ेगा, धूप होगा, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेगा आपका टिम्बर, 2-3 साल में उसकी सीजनिंग ऐसे ही हो जाती है। क्लियर है? So there is no control over the factors which governs vaporization like wind, temperature, humidity. और जब हम नेचुरल सीजनिंग करते हैं तो हमारे अंदर में कुछ कंट्रोल में होता नहीं है, हवा हमारे कंट्रोल में नहीं है, टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं, ह्यूमिडिटी हमारे कंट्रोल में नहीं, तो ये सब सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं। तो इसका एक डिमेरिट्स है, लेकिन इसमें कि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं लगना है, जो भी अपना प्रकृति नेचर में जो भी होते रहेगा 2 से 3 साल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ने ऑलमोस्ट बहुत जगह देखा होगा कि वो लोग 2-3 साल से छोड़ दिए टिम्बर को, इसी तरीके से देखे होंगे। तो कॉन सा सीजनिंग हो रहा होता है? तो कौन सा सीजनिंग? Natural seasoning, sir. लेकिन अगर आप कॉमर्शलाइज करोगे, मतलब आपका बिजनेस है और आपका डिमांड आपके एरिया में बहुत ज्यादा है, तो क्या आप नेचुरल सीजनिंग पे डिपेंड करोगे? No, sir. यू हैव टू कम विद द आर्टिफिशियल सीजनिंग। आपको जल्दी अगर सपोज मान लो बहुत सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं, सपोज कहीं पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप क्या करो, 2 साल वेट करोगे? नहीं करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोसेस में आ जाते हैं। और देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर। जैसे कुछ ना नेम मैं बता रहा हूँ, जैसे बॉइलिंग हो गया, केमिकल सीजनिंग हो गया, इसी को सॉल्ट सीजनिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, क्लीन सीजनिंग, वाटर सीजनिंग एंड मैकनेल्स प्रोसेस। तो ये सब सारे 5-6 मेथड है आर्टिफिशियल सीजनिंग के। आपको एक एक करके देख लेना है। बेसिकली आपको बॉइलिंग पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और ये केमिकल, ये 3 ऊपर का पता होना चाहिए। ठीक है, और जब एग्जामिनेशन में बैठोगे कंपटीशन में, तो आपसे पूछ देगा कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर, द मेथड्स ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस दे देगा। उसमें एक ऑप्शन रहेगा मैकनेल्स प्रोसेस रहेगा, उसमें एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा, मैकनेल्स प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ मटेरियल। दिस टाइप ऑफ मटेरियल टिम्बर, सीमेंट, एग्रीगेट, किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो मैकनेल्स प्रोसेस टिम्बर की सीजनिंग के लिए करते हैं। कौन सा सीजनिंग के लिए करते हैं? आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए करते हैं।
तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको जब एग्जामिनेशन में बैठते हो। अभी सारा पॉइंट आपको पता होगा तभी सॉल्व कर पाओगे। चलो, तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में पहला जो हमारा है बॉइलिंग, देखते हैं अब बॉइलिंग क्या है। सो इन दिस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग, timber is immersed in water and water is then boiled. This is very quick method. हम क्या करेंगे, टिम्बर को लाएंगे, पानी में डुबो देंगे, पानी को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। कितने घंटे तक बॉईल करेंगे, 3 से 4 घंटे तक। कितने घंटे तक करेंगे, 3 to 4 आवर्स। और इसको ड्राई होने देंगे स्लोली स्लोली, ड्राई वेरी स्लोली। ऐसा नहीं कि तुरंत ड्राई कर, हवा विंड दे दिए और टेम्परेचर बढ़ा के उसको ड्राई कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे ड्राई करेंगे स्लोली स्लोली। The period of seasoning and shrinkage is thus considered by reduced by this method. तो इस केस में जब बॉइलिंग मेथड करते हैं तो इसमें श्रिंकेज कंसिडरेशन हम लोग somehow रिड्यूस कर देते हैं, बट आपका जो इलास्टिसिटी है एंड स्ट्रेंथ ऑफ गुड थोड़ा सा आपका अफेक्ट हो जाता है। क्या होगा, बॉइलिंग प्रोसेस की प्रोसेस है, 3 से 4 घंटे में आपकी सीजनिंग हो जाएगी टिम्बर की, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्यों इफेक्ट करेगा, अब ये टिम्बर है, ठीक है, तो आपको पता है कि टिम्बर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। यस और नो, टिम्बर की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो आप जब उसे टेम्परेचर दोगे तो इलास्टिकली इलोंगेट करेगा, फिर उसे रिड्यूस करोगे तो फिर अपने पोजीशन में आएगा। अगर ऐसे आप बार बार करोगे तो उस केस में आपका उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे कुछ चेंजेस आएगी, नॉट ज्यादा चेंजेस नहीं आनी है, कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट्स करेगा, इवन स्ट्रेंथ पे भी। तो इन प्लेस ऑफ बॉइलिंग वाटर टिम्बर में बी एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ हॉट स्टीम। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप वाटर को बॉइल करो या फिर टिम्बर को जो एक्सट्रीम होता है ना, जो भाप होता है, उसके पास रख दो। अब भाप बनाने में आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये समझो। अगर आपको भाप बढ़ाना है तो उस केस में क्या आपकी कॉस्ट क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। आप पानी को हीट करोगे, पानी को हीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फिर अब टेम्परेचर में उसे रखना है आपको उस भाप में। जैसे हम लोग क्यूरिंग करते थे, क्यूरिंग याद है, क्यूरिंग याद है, स्टीम क्यूरिंग हम लोग ने पढ़ा था, कंक्रीट का पढ़े थे ना? यस सर। तो वो थोड़ा कॉस्टली निकल के आता, तो उसका कॉस्ट ज्यादा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट में उसे यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ भी अगर टिम्बर की सीजनिंग करनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बॉइल करो वाटर को या फिर आपने टिम्बर को हॉट स्टीम के पास ले जाओ। अब हॉट स्टीम बनाने के लिए आपको सिस्टम लगेंगे जो इट विल कॉस्ट यू ह्यूज चार्ज, तो कॉस्टली ज्यादा निकल के आता है। सो दिस फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। बॉइलिंग क्लियर है सबको, कैसे बॉइलिंग के थ्रू सीजनिंग करेंगे? यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट है केमिकल सीजनिंग। अब आप देखो कितना रिलेटिव है। सीमेंट में हम लोग क्यूरिंग कर रहे थे, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पाने के लिए। अगर मैं सीमेंट या कंक्रीट पढ़ रहा था तो क्यूरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारा। आप विदाउट क्यूरिंग वी कांट गेन द स्ट्रेंथ, यस और नो? उसी तरीके से टिम्बर की हम लोग सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग करना जरूरी है सो दैट वी कैन अचीव द टिम्बर्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हमको उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ हमको मिले। तो बॉइलिंग है, दूसरा है केमिकल सीजनिंग। अब केमिकल सीजनिंग क्या है? इट इज आल्सो टर्म्ड एज सॉल्ट सीजनिंग। पहले भी बोल दिया, आपको एग्जामिनेशन से पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। केमिकल सीजनिंग इज नोन एज, क्या जानते हैं उसको? केमिकल सीजनिंग को हम लोग सॉल्ट सीजनिंग से भी नाम से जानते हैं। तो इन दिस मेथड, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आपको बहुत सारे। इन दिस मेथड द टिम्बर इज इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ soluble salts like, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा। इन नंबर टाइप्स ऑफ इस तरीके के केमिकल हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं केमिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। विच अब बेसिकली ये सब करता क्या है? ये सब करता क्या है कि द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द टिम्बर सेक्शन इंक्रीज कर देता है।
ये जितने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब सारे क्या करते हैं, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन है ये इंक्रीज कर देते हैं। जैसा ही रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, टिम्बर में जो भी मॉइस्चर अवेलेबल होगा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। यस और नो?